जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो पूरा बस से देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज और आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज भी सप्ताह में 2 दिन करवाई जाती है। ये फ्री टेस्ट सीरीज है, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त जो है किस काव्यधारा के कवि हैं। ये आपके लिए बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर बताइए। मैथिली शरण गुप्त जो है एक किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। द्विवेदी युग यहाँ पर सही आंसर होगा, द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था ये बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनका जन्म हुआ था चिरगांव झांसी में। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था ये आपके लिए बताना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि इनका जन्म हुआ था कब। इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन थे, काव्य गुरु बताना है मैथिली शरण गुप्त के कौन थे, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर होगा। राष्ट्र कवि के रूप में कौन लोकप्रिय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र कवि के रूप में लोकप्रिय हैं तो वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बिल्कुल सही। तुलसीदास जी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। उपरोक्त पद के रचयिता कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त इस पद की रचयिता माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि कब दी थी, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को कब दी थी ये बताना है, तो 1936 यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी मानी जाती है, 40, 25, 30, 20, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर 1 यानी कि 40। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य लिखे हैं, 1, 3, 2, 4। इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, कितने महाकाव्य लिखे हैं ये आपके लिए बताना है, तो आपका सही आंसर है इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, साकेत और यशोधरा इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त जो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कवि साहित्य जगत में दद्दा के नाम से लोकप्रिय थे, दद्दा के नाम से लोकप्रिय कौन थे, क्वेश्चन नंबर 10 है और दद्दा के नाम से लोकप्रिय थे कौन, मैथिली शरण गुप्त, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं कि किस आलोचक ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है। वह आलोचक कौन है, वह कौन से आलोचक हैं जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है, तो गणपति चंद्र गुप्त आपका सही आंसर होगा। गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, कोई नहीं, तो इनको मिला था कौन सा पुरस्कार, वह था कौन सा सम्मान था, पद्म भूषण, विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी, क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है व्यस्योपरक, आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। मैथिली शरण गुप्त आरंभ में किस उपनाम से रचनाएं करती थी, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरंभ में जो है एक किस नाम से उपनाम से रचनाएं करते थे, तो रसिकेंद्र, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, मैथिली शरण गुप्त में रसिकेंद्र नाम से किस भाषा में रचनाएं करते थे, तो जो मैथिली शरण गुप्त प्रारंभ में रसिकेंद्र नाम से किस भाषा में रचनाएं करते थे, तो ये करते थे किस भाषा में, ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16 है मैथिली शरण गुप्त ने रसिकेंद्र नाम से किस पत्रिका को अपनी रचनाएं भेजी थी, जिसके संपादक ने यह कहकर वापस लौटा दी कि अब रसिकेंद्र बनने का जमाना लद गया, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है सरस्वती, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है, जयद्रथ वध है, किसान है, हेमंत है, रंग में भंग है। क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, हेमंत आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविता कौन सी है, ये आपके लिए बताना है
क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत इनकी जो कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? भारत भारती, साकेत, शकुंतला या पंचवटी? तो वह रचना थी कौन सी? भारत भारती। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य पर उर्दू कवि हाली की रचना मसद्दे से हाली का प्रभाव है? तो ये आपके लिए बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का राइट आंसर है भारत भारती, आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है भारत भारती, किसान या रंग में भंग या जयद्रथ वध? देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह बताना है, काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर सी, रंग में भंग, आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग कब प्रकाशित हुआ था? रंग में भंग ये जो है कब प्रकाशित हुआ था, ये पूछा है आपसे यहाँ पर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1909 ईस्वी, आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त का राजपूती, आन बान और शान का काव्य माना जाता है भारत भारती, किसान, रंग में भंग या जयद्रथ वध? तो वह माना जाता है कौन सा? रंग में भंग, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है, किस रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को जेल जाना पड़ा था? भारत भारती या फिर साकेत, शकुंतला या पंचवटी? किस रचना के कारण? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर है, भारत भारती, आपका सही आंसर है। किस आलोचक ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह आलोचक कौन थे जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा था? तो वह थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 पूछा कि मैथिली शरण गुप्त को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? हरि गीतिका, चौपाई, छप्पाई या रूला? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही आंसर? तो वह छंद है हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद की बादशाह मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक नवजागरण काव्यधारा की प्रतिनिधि कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और 27 का सही आंसर है आपका बी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो है हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक नवजागरण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। रामचरितमानस के बाद हिंदी में रामकथा का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। ये यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, देखिए ये रहे आपके 4 विकल्प। यहाँ पर पूछा है रामचरितमानस के बाद हिंदी में रामकथा का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य जो है किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है साकेत को, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर पूछा है मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था? वह कौन सी रचना है? यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, वह रचना है साकेत। इनके लिए मंगला पारितोषिक सम्मान दिया गया था। साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है और साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर अपने मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित और डॉक्टर नगेंद्र राइट आंसर। साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। मैथिली शरण गुप्त ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी पर कौन सी कविता लिखी थी? वह कविता आपके लिए बताना है। तो वह कविता कौन सी थी? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका जैनी। जैनी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया और उनकी माता सची के त्याग एवं तप का वर्णन किस काव्य में है? प्रदक्षिणा में, यशोधरा में, पंचवटी में, विष्णुप्रिया में? 32 का सही आंसर है आपका यहाँ पर डी, यानी कि विष्णुप्रिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त का नाटक है? नाटक बताना है कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त का नाटक है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर? 33 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 33 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह चंद्रहास आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त की कृति विलोम की विधा है, ये किस विधा की रचना मानी जाती है? विलोम
तो आपके यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विलोम बताना है ये किस विधा की रचना मानी जाती है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। जोधपुर के एक परिवार की 3 पीढ़ियां तक वचन निभाने की कथा गुप्त जी के इस काव्य में है। भाई कौन सा काव्य है तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर कौन सा काव्य, विकट भट्ट आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन गुप्त जी के इस काव्य में शोभायमान है। प्रदक्षिणा में, जय भारत में, पंचवटी में, सिद्धराज में। तो पंचवटी में लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, महाभारत प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है। महाभारत प्रसंग पर आधारित काव्य पूछा है प्रदक्षिणा, जय भारत, पंचवटी, शकुंतला। तो राइट आंसर है शकुंतला, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। नहीं पूछा है विपतगा, त्रिपतगा या फिर अर्जन और विसर्जन या नहुप। तो आपका राइट आंसर है विपतगा यानी कि विकल्प नंबर 1 इनकी रचना नहीं मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त के इस काव्य में मुस्लिम संस्कृति की झांकी मिलती है। कौन सा काव्य है भाई, कौन सा काव्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति की झांकी मिलती है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा अर्जन और विसर्जन, आपका राइट आंसर यहाँ पर है। साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है, 40 का सही आंसर बताना है। 40 का राइट आंसर क्या है, साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष पूछा है तो 1931 ईस्वी माना जाता है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी रचना 1931 में प्रकाशित हुई थी। 1931 में प्रकाशित नहीं हुई है, नहीं पूछा गया है आपसे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 है और राइट आंसर है निहार महादेवी वर्मा। ये जो है 1931 में प्रकाशित नहीं हुई, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा काव्य मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। नहीं पूछा है तो आपका सही आंसर क्या होगा, नहीं पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है प्रिय प्रवास। ये जो है नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, ये इनका काव्य नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले कौन सी रचना आती है, इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है और आपका सही आंसर है यहाँ पर सबसे पहले भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होगा। इनमें से उस काव्य रचना को चुनिए जिसका प्रकाशन शेष 3 रचनाओं से पहले हुआ है। तो शेष 3 रचनाओं से पहले हुआ है उस काव्य रचना को चुनना है। तो वह कौन सी काव्य रचना है, तो आपका राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्या होगा सही आंसर, तो कुणाल गीत आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा। साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है। साकेत महाकाव्य की नायिका आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 45 में और 45 का बिल्कुल सही राइट आंसर है उर्मिला। उर्मिला नायिका मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इनमें से कौन सी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पंक्तियां दी गई हैं, कौन सी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर बी। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा है हीरों से। ये जो है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपरोक्त पंक्तियां गुप्त जी के किस काव्य से ली गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां जो हैं किस काव्य से ली गई हैं, तो यशोधरा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अधिकार खोकर बैठे रहना यही महादुष्कर्म है। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य से ली गई हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और आपका सही आंसर है भारत भारती से ये पंक्तियां ली गई हैं। साकेत महाकाव्य के कितने सर्ग माने जाते हैं। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का सही आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि 12 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त का गीति नाट्य है अनग, झंकार, त्रपथा, त्रिपतगा या फिर पृथ्वीपुत्र। इनका गीति नाट्य बताना है। गीति नाट्य मैथिली शरण गुप्त जी का, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, विकल्प नंबर 1 यानी कि अनग आपका राइट आंसर है। भारत भारती काव्य का रचना काल क्या माना जाता है।
भारत भारती काव्य का रचना काल पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताए कि 1912 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। झंकार काव्य का रचना काल बताना है, इसका रचना काल क्या है, क्वेश्चन नंबर है अपना 52 और 52 का बिल्कुल सही राइट आंसर है 1929 आपका सही आंसर होगा। यशोधरा काव्य कब प्रकाशित हुआ, यशोधरा काव्य कब प्रकाशित हुआ, क्वेश्चन नंबर 53 है और इसका सही आंसर है 1933 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ, 1933 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। विष्णुप्रिया काव्य का रचना काल क्या माना जाता है, विष्णुप्रिया काव्य का रचना काल क्या माना जाता है, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है 1957 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है, छठे सर्ग में, सातवें आठवें सर्ग में, नौवें दसवें सर्ग में, 12वें सर्ग में। तो साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है, तो यह वर्णन है 9वें और 10वें सर्ग में। साकेत किस भाषा का मूल शब्द है, ये पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा या ब्रज भाषा का शब्द है, तो आपका सही आंसर है ये माना जाता है पाली भाषा का मूल शब्द साकेत। क्वेश्चन नंबर आपका 56 हो गया। 57वां क्वेश्चन है, साकेत का अर्थ क्या है, अर्थ बताना, राम, लक्ष्मण, अयोध्या या उर्मिला। तो साकेत का अर्थ पूछा है, तो अयोध्या आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुक सोन मौन है, सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। ये आपके लिए बताना, उपरोक्त काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य से ली गई हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। ये जो पंक्तियां हैं ये ली गई हैं साकेत, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 पूछा है, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। पंक्ति की रचयिता कौन मानी जाती है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों की रचयिता माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन कब हुआ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इनका निधन हुआ कब, 1964 ईस्वी में, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, 1964 में इनका निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध का रचना काल क्या माना जाता है, जयद्रथ वध काव्य का रचना काल पूछा है क्वेश्चन नंबर 61 में और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी 1910 आपका सही आंसर है। पंचवटी काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 62 है और पंचवटी का प्रकाशन वर्ष बताना है 1925 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। शकुंतला काव्य का रचना काल क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 63 है और 63 का सही आंसर। शकुंतला काव्य का जो रचना काल माना जाता है 1923 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अनग गीति नाट्य है और इसका रचना काल क्या माना जाता है, अनग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गीति नाट्य पूछा गया है आपसे और इसका रचना काल की बात करें तो इसका रचना काल माना जाता है 1925 ईस्वी। जय भारत काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65 है और 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी। जय भारत काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1952 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए 65 क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, प्री टेस्ट सीरीज करवाई जाती है हिंदी साहित्य की सप्ताह में 2 दिन। तो इससे भी अवश्य जुड़ें। प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। और ये जो है सरसा पब्लिकेशन की बुक है कविमाला वस्तुनिष्ठ की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।